400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका जो पार्ट नंबर 2 है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हमने चैप्टर 7 का जो पार्ट नंबर 1 है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं पढ़ा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपके तंत्रिका आवेग, और तंत्रिका आवेग के बारे में हम बहुत ही अच्छे से, और जो प्रतिवर्ती क्रिया है और प्रतिवर्ती चाप है तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और ये नोट्स की तरह है, तो आप इनको साथ साथ में लिख भी सकते हैं या इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। और लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपके तंत्रिका आवेग, यानी तंत्रिका आवेग क्या होता है। तो तंत्रिका आवेग की जो परिभाषा है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, तो अच्छे से आपको याद करना है कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण क्या कहलाता है, तंत्रिका आवेग कहलाता है। यानी तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा रासायनिक या जो विद्युत संकेत होते हैं उनका प्रसारण ही क्या कहलाता है, तंत्रिका आवेग कहलाता है। उसके बाद में है आपके युग्मानुबंधन, यानी युग्मानुबंधन की जो परिभाषा है वो काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है और इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस परिभाषा को आपको अच्छे से याद करना है कि वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन के एक्सोन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटों के बीच बनता है, क्या कहलाता है, युग्मानुबंधन कहलाता है। यानी वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन के एक्सोन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट हैं उनके बीच में बनता है, उनके मध्य में बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, युग्मानुबंधन कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया की। तो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जो भी 5 या 6 जो लाइंस मैं आपको बता रहा हूं वो लाइंस आपको अच्छे से याद करनी है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया है और उसका वर्णन कीजिए या प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो उसमें आपको यही लिखना है। तो प्रतिवर्ती क्रिया की जो परिभाषा है, मैं यहाँ पर 2 परिभाषा आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट परिभाषा और सेकंड परिभाषा, अगर आपको जो परिभाषा आपको अच्छी लगे वो परिभाषा आप जो अपनी बोर्ड एग्जाम है उसमें आप लिख सकते हैं, वो आप याद कर सकते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है कि तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है, और यह वह क्रिया है जिसे हम यंत्रवत करते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र में जो अनुक्रिया है या प्रतिक्रिया है उसका सबसे सरल रूप क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, और यह वह क्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यंत्रवत करते हैं। और गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ का दूर हटना क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है कि गर्म प्लेट है उसको हम छुएंगे तो हमारे जो हाथ है जलने का हमें अनुभव होगा, तो हम हाथ है उनको दूर करेंगे, दूर हटाएंगे, तो ये एक प्रकार की क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में जो सेकंड परिभाषा है वो आप ये लिख सकते हैं कि वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। देखो कुछ क्रियाएं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, लेकिन कुछ जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज हैं ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। यानी कुछ क्रियाएं ऐच्छिक होती हैं और कुछ क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं।
तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और यह क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। यानी जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये बात आपको अच्छे से याद करनी है। और उसके बाद में है टहलना, यानी टहलना भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं यानी जो ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अतः टहलना है वो एक ऐच्छिक क्रिया है, यानी वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं वो क्या कहलाती है, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। और टहलना है वो भी एक क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। ओके, और यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। अगर हम प्रतिवर्ती क्रिया की बात करें तो प्रतिवर्ती क्रिया है वो आपके मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। और जो टहलना है, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में है आपके प्रतिवर्ती चाप, यानी प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। यानी प्रतिवर्ती क्रिया में जो भी मार्ग है वो अपनाया गया है उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है, यानी जल्दी होने देता है। जब इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहां आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं और संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मेरु रज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरु रज्जु में बनते हैं। यानी प्रतिवर्ती जो चाप होता है वो एक प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग होता है और प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया है उसको शीघ्र होने देता है। और इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह पॉइंट होना चाहिए, वह बिंदु होना चाहिए जहां आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं और संपूर्ण शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं वो मेरु रज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल बनाती हैं, एक बंडल में मिलती हैं और वह प्रतिवर्ती चाप इसी मेरु रज्जु में बनते हैं। उसके बाद में है मानव मस्तिष्क, यानी मानव मस्तिष्क क्या होता है। तो देखिए मस्तिष्क है वो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और यह अत्यधिक कोमल होता है और जो कपाल में सुरक्षित रहता है और यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। यानी जो मस्तिष्क होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और यह अत्यधिक कोमल होता है, जो कपाल में सुरक्षित रहता है और यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से क्या होता है, घिरा रहता है। ये बात आपको मानव मस्तिष्क के अंदर लिखनी है, याद करनी है। उसके बाद में है आपके मस्तिष्क के भाग, यानी मस्तिष्क है वो आपके कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला प्रकार है आपके आग्र मस्तिष्क। यानी आग्र मस्तिष्क है वो क्या होता है, तो इसके अंतर्गत ग्राण पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डायनीसिफेलोन आते हैं। यानी इसके अंतर्गत, यानी जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके अंतर्गत ग्राण पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डायनीसिफेलोन आते हैं। और ग्राण पिंड गंध ज्ञान के, प्रमस्तिष्क स्मृति, सोचने विचारने, तर्क शक्ति आदि के तथा डायनीसिफेलोन भूख प्यास, नींद, ताप नियंत्रण, उपापचय आदि के केंद्र होते हैं। तो ये बातें आपको किसके अंदर लिखनी है, अग्र मस्तिष्क के अंदर लिखनी है। उसके बाद में है आपके सेकंड है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है और यह दृष्टि ज्ञान कराता है। यानी जो मध्य मस्तिष्क होता है उसका अधिकांश पार्ट होता है, अधिकांश भाग होता है वो अनुमस्तिष्क से ढका होता है और यह क्या कराता है, दृष्टि ज्ञान कराता है। उसके बाद में है आपके पश्च मस्तिष्क। यानी पश्च मस्तिष्क क्या होता है, तो इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पोंस तथा मस्तिष्क पुच्छ आता है। और उसके बाद में हम बात करें पोंस की, तो पोंस की जो परिभाषा है वो आपके एग्जाम में आ सकती है कि पोंस क्या होता है। तो अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पूंछ के ऊपर स्थित होता है और यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी जो अनुमस्तिष्क है उसके सामने तथा मस्तिष्क पूंछ के ऊपर स्थित होता है और यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन आदि जो क्रियाएं हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है।
उसके बाद में है आपके अनुमस्तिष्क, यानी अनुमस्तिष्क क्या होता है? तो परमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है और यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। यानी परमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है, एक गोले के आकार का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, और यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। उसके बाद में है आपके मस्तिष्क पूंछ। तो मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है और यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो अपनी इच्छा के अनुसार जिनको हम नहीं कर सकते हैं, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं, तो उन पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। उसके बाद में है आपके मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है और यही मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी है वो कशेरुकाओं की बनी होती है। इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल होता है, यानी जो मस्तिष्क है उसका पश्च भाग है वो लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है और यही मेरुरज्जु कहलाता है। और जो रीढ़ की हड्डी है वो कशेरुकाओं की बनी होती है। इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल भी होती है। उसके बाद में है ये जो उत्तक हैं ये कैसे रक्षित होते हैं, यानी ये उत्तक है वो कैसे रक्षित होते हैं? तो मस्तिष्क है वो एक कोमल अंग है, इसको सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मस्तिष्क अस्थियों के बने बॉक्स में उपस्थित होता है और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रगात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य में नीचे ले जाए तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे और यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी होती है जो मेरुरज्जु की क्या करती है? रक्षा करती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के जो चांस है वो 0% है। और उसके बाद में है तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है। तो अब हम बात करें कि तंत्रिका उत्तक वो कार्य कैसे करता है। तो तंत्रिका कोशिकाएं के दुर्मिका सिरे ग्राही अंगों से सूचनाएं ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु में पहुंचाते हैं और यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती हैं। इसके पश्चात इनका स्थानांतरण आवेग के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है, जिसे वांछित क्रिया है वो संपन्न होती है। उसके बाद में है पादपों में समन्वय। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है जिसको आपको अच्छे से याद करना है और इस क्वेश्चन का चांस बोर्ड एग्जाम में आपके 80% है, यानी 80% ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। और क्वेश्चन क्या है कि वर्धी गति तथा स्फीति गति के बीच अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्धी गति की, उसके बाद में हम बात करेंगे स्फीति गति की। यानी वर्धी क्या होती है? तो यह वर्धी गति क्या होती है? तो यह एक दिशा से हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है और यह कोशिकाओं की असमान वृद्धि के कारण होती है। वर्धी गति है वो अनुत्क्रमणीय होती है, यानी अनुत्क्रमणीय का मतलब जो आपके एक दिशा में ही गतिमान होती है, जो दोनों दिशाओं में नहीं चलती है, दोनों दिशाओं में गतिमान नहीं रहती है। तो वर्धी गति के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यह एक दिशा से हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कराती है और यह कोशिकाओं की असमान वृद्धि के कारण होती है और जो वर्धी गति है वो एक अनुत्क्रमणीय होती है। उसके बाद में है आपके स्फीति गति, यानी स्फीति गति क्या होती है? तो इसमें उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता और स्फीति गति कोशिकाओं की स्फीति गति में परिवर्तन आने के कारण होती है। और स्फीति गति है वो क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, यानी ये आपके दोनों दिशाओं में गतिमान होती है, दोनों दिशाओं में चलती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।